हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को मैं आज के इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूं। यानी इसमें जो 20 प्रश्न पूछे गए हैं बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट पर देना है, जो कि इस तरह की होगी। यहां पर आप देख सकते हो OMR शीट का नमूना कुछ इस तरीके की आपको OMR शीट मिलेगी आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आपको मैं इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराकर बताऊंगा। OMR शीट वाले प्रश्नों का आंसर OMR शीट पर, और जो वर्णनात्मक प्रश्न है उन्हें आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखना है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा धुआंधार तरीके से मैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। हिंदी विषय का पेपर है 16 फरवरी को, और 16 फरवरी से पहले ही मैं आपको कई मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखेंगे हिंदी विषय का यह जो मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर में समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का। जैसा कि आपको बोर्ड परीक्षा में भी इतना ही समय मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। कुछ सामान्य से निर्देश हैं यहां पर, जैसे कि 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा पेपर पढ़ने के लिए, और साथ ही प्रश्न पत्र जो होगा पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। यानी जो भी ऑप्शन सही है उसी के आधार पर आपको OMR शीट में गोला काला करना है। और खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो खंड बा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी कुल आपको 3 घंटे और 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, तो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलने वाला है 16 तारीख को, यानी 16 फरवरी को हिंदी विषय के पेपर में, और साथ ही अन्य सभी सब्जेक्ट के पेपर में भी। तो यहां पर आप देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यहां पर राइट आंसर क्या है? द्विवेदी युग। यहां पर मान लीजिए पहले प्रश्न का दूसरा सही है, तो यहां पर यह है OMR शीट का नमूना। यहां पर आप देख सकते हो कहां से आपको फिल करना है, तो यहां आपको भरना होगा जिला कोड और जिले का नाम। यानी यहां पर यदि आपकी OMR शीट में भरा ना हो या छपा ना हो, तो आपको यहां पर जिले का कोड और जिले का नाम भरना होगा। यहां पर केंद्र का कोड यदि भरा है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं भरा होगा तो आपको भरना पड़ेगा। और यहां पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना पड़ेगा। यहां पर विषय का कोड, और साथ ही साथ यहां पर आपको क्या भरना है? विषय का नाम भी भरना है। हिंदी विषय, पहला हिंदी विषय का पेपर है। और इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर प्रश्न पत्र संख्या यहां पर आपको फिल करनी है, और इसके बाद यहां से आपको प्रश्नों का आंसर देना है। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। निर्देश यहां पर दिए गए हैं, गोले भरने का सही तरीका यहां पर बताया गया है। बाकी ये जो तरीके हैं ये सभी गलत हैं। और यहां पर आपको क्या भरना है? प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। तो यहां पर आपको क्या भरना है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये आप देख सकते हो 2022 का पेपर है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है, यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है AG, यही है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। तो यही आपको भरना है। पहला अक्षर इसमें भरेंगे आप और दूसरा इसमें। इसी के अनुसार आपको यहां पर गोले भी काले करने होंगे। अब आती है बात, यहां पर प्रश्न संख्या 1 का दूसरा आंसर सही है, तो यहां पर मैंने दूसरा गोला काला कर दिया है। यहां पर तीसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि निबंध
विधा पर आधारित रचना है और यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो यहां पर दूसरे का पहला सही है, इसलिए पहले वाले गोले को काला किया है। तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और तीसरे का पहला सही है, इसलिए तीसरे का ए वाला गोला काला किया है। जिस प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा उसी के आधार पर ओएमआर शीट में आपको गोला काला करना है। जैसे मान लीजिए तीसरे का पहला सही है तो तीसरे में आपको ए वाला गोला काला करना है, फिर आपको बी, सी या डी इसमें कहीं भी किसी भी हाल में आपको पेन नहीं चलाना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चौथा प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि क्या है? सही आंसर क्या है? 1919 से 1938 ईस्वी, यानी दूसरा सही है। तो यहां पर चौथे का यहां पर बी वाला गोला काला कर दिया है मैंने। इसके बाद पांचवा प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो यहां पर पांचवे का दूसरा सही है, इसलिए मैंने पांचवे का दूसरा वाला गोला काला कर दिया है। प्रश्न संख्या 6 है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो यह द्विवेदी युग की रचना है, पहला सही है, तो इसलिए छठे का पहला वाला गोला यहां पर काला कर दिया है। इसके बाद सातवां प्रश्न है मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सातवें का यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि तीसरा वाला विकल्प सही है। भारत भारती किसकी रचना है? अगला प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आठवें का बी वाला सही है, तो आठवें का बी वाला गोला काला किया है। यहां पर आधुनिक काल प्रश्न संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस मॉडल पेपर को जारी किया था। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाना। 2023 बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। तो यहां पर अगला प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक है? तो पहला विकल्प सही है, सन 1843 से अब तक। तो 9 का यहां पर ए वाला गोला काला कर दिया है। प्रश्न संख्या 10 है मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम रीति काल के कवि हैं। यहां पर 10 का कौन सा चौथा वाला विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। यहां पर 11 का सी वाला ऑप्शन सही है, तो सी वाले गोले को काला किया है। प्रश्न संख्या 12 है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा वाला विकल्प सही है, तो 12 का दूसरा बी वाला गोला काला किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। 13 का यहां पर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है यहां पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दीर्घ आ यानी बड़ा आ जिसे कहते हैं। यहां पर चौथा सही है, तो 14 वाले प्रश्न का चौथा यानी डी वाला गोला काला किया जाएगा। और इसके बाद है प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्येक के 2 भेद होते हैं। यहां पर 15 का ए वाला सही है विकल्प। और इसके बाद 16वां प्रश्न है पीतांबर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। यहां पर सी वाला सही है, तो 16 का सी वाला गोला काला किया गया है। और इसके बाद यहां पर आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो यहां पर अश्रु है, यानी 17 का ए वाला ऑप्शन सही है। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 18 है यण संधि का सूत्र क्या है? इको यड़चि है, तो 18 का तीसरा सही है, इसलिए तीसरा वाला गोला काला किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों खष्ठी विभक्ति एक वचन है, यानी 19 का पहला सही है, तो 19 का पहला यहां पर गोला काला किया गया। प्रश्न संख्या 20 है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर 20 का कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, यानी दूसरा वाला गोला काला किया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यानी हस्ताक्षर कर देने हैं। यदि आपने हिंदी में किया है तो हिंदी में, यदि आपने अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी में आपको करना होगा। इसके बाद
यहां पर आप देखेंगे नीचे आएंगे जब, तो यहां पर भी आपको भरना है। यहां पर क्या भरना है, जैसे पहले में बी वाला ऑप्शन सही था, यहां पर आप देख सकते हो पहले वाले प्रश्न में बी ऑप्शन सही है, तो यहां पर बी आपको भरना है। दूसरे में यहां पर ए सही है, तो यहां पर दूसरे में ए इस तरीके से आपको लिख देना है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। और तीसरे में ए सही है, तो यहां पर तीसरे में ए लिख देना है इस तरीके से। तो जिसमें जो ऑप्शन सही है वही आपको यहां पर लिखना है, यानी 20 प्रश्नों का आंसर आपको यहां पर ए बी सी डी जो भी ऑप्शन सही है लिखना है। और यहां भी आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहां पर आपको जिला कोड, जिले का कोड और जिले का नाम भरना होगा, यदि नहीं भरा होगा। यहां पर आपको केंद्र का कोड भरना होगा, यहां आपको रोल नंबर, यहां पर आपको विषय का कोड और विषय का नाम, यहां पर प्रश्न पत्र संख्या आपको भरना होगा। और यहां पर आपको क्या करना है, मार्का सीरीज भरना होगा। इस तरीके से जो भी मार्का सीरीज होगा इस तरीके से आपको भरना होगा। और यहां जो भरना है ये तो आपको चित्रकला वाले दिन भरना है, या आपने संगीत वादन विषय से संबंधित विषय लिया है तो आपको भरना होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने इन प्रश्नों को तैयार किया है और आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही बताया है। अब बारी आती है यहां पर वर्णनात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने की। तो यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा में पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। पहला है यहां पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर आप देखेंगे गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और इस गद्यांश पर आधारित हैं 3 प्रश्न जिनका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखें ताकि आप 70 में से 65 प्लस अंक लेकर आए, आज के इस वीडियो में अब आप जानेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। गद्यांश क्या है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यह गद्यांश किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से है। पहला है प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आप संदर्भ लिखेंगे किसी भी गद्यांश का, तो जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखें अपनी बोर्ड परीक्षा में, सबसे पहले उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को लिखना होगा। सबसे पहले तो आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे खंड बा और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। और ध्यान रहे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर इस साइड में लाइन खींचेंगे, इधर आपको किसी भी स्थिति में लाइन नहीं खींचनी है। यहां यदि आपको लाइन खींची मिलती है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलती है तो आप इधर लाइन उतनी ही खींचेंगे जितने में आप नंबर डाल सकें। यह आपको सावधानी बरतनी है। अधिक पेज भरने के चक्कर में आप यहां से या यहां से लाइन मत खींचिएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे और कट दी और आप फेल भी हो सकते हो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरीके से डाल दी मैंने। फिर संकेत के रूप में मैंने यहां पर गद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख दिया। फिर हेडिंग डाली है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको काले पेन से लिखना होगा कि गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम भी आपको काले पेन से, किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से है, और जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा। इसके बाद गद्यांश का दूसरा है यहां पर प्रश्न, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पर कह रहा है प्रश्न, तो इसका जो है उत्तर क्या होगा, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इतना जो अंश है यह है रेखांकित। तो इसकी व्याख्या क्या होगी, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और जिसकी भी आपको व्याख्या करनी है आपको कुछ ही शब्दों को बढ़ाकर लिखना होगा। जैसे कि यहां पर इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता स्वभाव और समान रुचि वालों में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इस गद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है, यहां पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस गद्यांश के अंतर्गत आप जब पढ़ेंगे, गद्यांश को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके के प्रश्न का आंसर गद्यांश में ही मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ऐसा मित्र मिले। क्या यहां पर लिखा है कि जो गुण
गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित का साथ चाहता है और निर्बली बली का, धीर उत्साही का। तो उत्तर लिखा कैसे जाएगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। इसके बाद अगला गद्यांश है, यह किस पाठ से लिया गया है? हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। तो यह लिया गया है ममता नामक पाठ से और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है यहां पर दूसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो होते ही पाई। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और यहां पर पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 और संकेत के रूप में आपको पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखना होगा। फिर आप संदर्भ हेडिंग डालोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा कि काव्य खंड भी आपको काले पेन से लिखना है और पद यानी पाठ का नाम भी आपको, शीर्षक का नाम भी काले पेन से लिखना है, रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां आप देख पा रहे हैं, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। यह है रेखांकित अंश। इसकी व्याख्या क्या होगी? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना होगा। दूसरे का यहां पर दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। इसके बाद अगला है प्रश्न यहां पर तीसरा, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक और अनुप्रास अलंकार है। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आप जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद यहां पर है जो अथवा में पद्यांश, यह किस पाठ से है? सुन सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, यह वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचित है। रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा है, यहां पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह जो है गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद क्या होगा? सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 इस तरह से डालेंगे। यदि आप अथवा वाले का आंसर लिखना चाह रहे हैं तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा इस तरीके से डालेंगे। फिर गद्यांश के शुरुआती शब्दों को संकेत के रूप में और अंतिम के शब्दों को लिखना होगा। फिर इसके बाद संदर्भ क्या हो जाएगा? संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखना होगा। के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा। के वाराणसी किस पाठ से लिया गया है? यहां पर वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बिल्कुल आसान है संदर्भ, आप ध्यान दीजिएगा। जो मैंने काले पेन से लिखने को बताया आप काले पेन से लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे संदर्भ के और हिंदी अनुवाद के भी। इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना है। क्या होगा हिंदी अनुवाद? कि यह नगरी ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा जैसे कि यहां पर पूछा गया है। चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जो
अथवा में है श्लोक, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा वाले का कर रहे हैं तो अथवा, या 4 वाले का कर रहे हैं तो 4। मैं यहां पर अथवा वाला बता रहा हूं इसलिए अथवा मैंने डाला है। संकेत के रूप में आपको पद्यांश के यानी श्लोक के शुरुआती शब्दों को लिखना है और अंतिम के शब्दों को लिख लेना है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, जो कि बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा। के अंतर्गत भारतीय संस्कृति पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। नामक पाठ से उद्धृत है। इसके बाद इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालना होगा कुछ इस तरीके से, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो। और आगे है यहां पर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। और सब क्या करें? सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने, कोई भी किसी प्रकार के दुख का भागी ना बने। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 5 है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप अपने जिले के खंड काव्य के अनुसार किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, 3 नंबर आपको मिलेंगे। उदाहरण के लिए यदि आपके जिले में मुक्तिदूत खंड काव्य निर्धारित है तो आपको मैं बताने वाला हूं मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर कैसे आपको प्रश्नों का आंसर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 5 का डाल देंगे आप, और जो भी आपके जिले के लिए खंड काव्य निर्धारित है उसी के हिसाब से यहां नंबर आपको डालना है। फिर यहां पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछा गया है, इसलिए हेडिंग डाली जाएगी महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो आप कमेंट करके बताएं आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य जो है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। इसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का आएगा इस बार जीवन परिचय, और आपको रचना भी लिखना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, और साथ ही बताऊंगा कैसे लिखने का सही तरीका क्या है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, और यहां पर भी आप 6 का डालेंगे। फिर आप ध्यान देंगे यदि आप पहले वाले लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो पहला नंबर, जैसा कि यहां पर मैंने दूसरे वाले यानी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने का प्रयास किया है, दूसरा नंबर यहां पर डाला, जयशंकर प्रसाद हेडिंग डाली, फिर जीवन परिचय हेडिंग डाली। फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, यानी जन्म की तारीख आपको जो है काले पेन से लिखना होगा, में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे या प्रख्यात थे। तो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी कौन थे? श्री देवी प्रसाद साहू जी थे, जो कि सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके, और 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा के कारण यानी टीबी रोग के कारण जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। तो जो भी काले पेन से है आपको काले पेन से लिखना होगा। अब इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? आंसू। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी या उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का इस तरीके से। फिर यहां पर पहले नंबर पर है गोस्वामी तुलसीदास, हेडिंग डाल दी जीवन परिचय। क्या हो जाएगा जीवन परिचय? तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो आपको मुख्य चीजों को काले पेन से लिखना है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग इनका जन्म
स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं? किस स्थान को? सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी के प्रेम में बहुत रहते थे, यानी आसक्त रहते थे कि पत्नी के ही उपदेश से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं 8 का दूसरा और तीसरे प्रश्न का आंसर। पुरु राजा कह आसीत और चंद्रशेखर कह आसीत। तो मैंने संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई है। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो देख पाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत श्लोक नहीं आए हैं, सिर्फ वही श्लोक आपको लिखना है। मान लीजिए ये श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं और आप इन्हीं में से किसी एक को लिख दोगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे जो भी श्लोक नहीं आए हैं उन्हीं को या उन्हीं में से एक आपको लिखना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी और श्लोक क्या है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूं पुरु राजा का आसीत। प्रश्नोत्तर संख्या 8 इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। तो पुरु राजा एका भारत वीरा आसीत और दूसरा प्रश्न है यहां पर चंद्रशेखर का आसीत। तो चंद्रशेखर एका प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासीत। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। और यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि आप बोर्ड परीक्षा में OMR सीट कैसे भरेंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरेंगे। तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।